बाबा रामदेव, एक नाम जो लगभग हर कोई जानता है। एक योगी, एक उद्योगपति, एक आइकॉन। लेकिन क्या जो कहानी हम सब जानते हैं वो पूरी कहानी है? शायद नहीं, क्योंकि इस सफलता के पीछे एक और दुनिया छिपी है। विवादों की, रहस्यों की और सत्ता के खेल की। तो आज हम इसी अनदेखे साम्राज्य की परतें खोलने जा रहे हैं। देखिए, एक कहानी तो वो है जो हम सबको सुनाई जाती है। एक योगी की जो साइकिल से अरबों का मालिक बन गया। बहुत प्रेरणादायक लगती है ना? लेकिन एक दूसरी कहानी भी है। वो कहानी जो शायद फाइलों में, कुछ पुरानी रिपोर्ट्स में दबी हुई है। ये कहानी है टूटी हुई साझेदारियों की, बेहिसाब दौलत की और कुछ बहुत ही गहरे, अनसुलझे रहस्यों की। तो चलिए, आज हम इसी दूसरी अनकही कहानी की पड़ताल करते हैं। तो शुरुआत बिल्कुल वहीं से करते हैं जहां से बाबा रामदेव की पहचान बनी। एक साधारण से दिखने वाले योगी का एक बहुत बड़े, असाधारण उद्योगपति में बदलना। और ये सफर बहुत ही तेजी से तय हुआ। जरा सोचिए, 90s में जो इंसान साइकिल पर च्यवनप्राश बेच रहा था, वो 2000 आते आते टीवी के जरिए हर घर का जाना पहचाना चेहरा बन गया। संस्कार चैनल पर सुबह सुबह उनके योग के प्रोग्राम्स ने उन्हें रातों रात एक नेशनल सेलिब्रिटी बना दिया। और फिर साल 2006 में एंट्री हुई पतंजलि की, वो एक नाम जिसने मार्केट के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी जरूरी है। रामदेव इस सफर में अकेले नहीं थे। उनकी शुरुआती कामयाबी के पीछे कुछ बहुत जरूरी लोगों का हाथ था। और कहानी में टकराव के पहले बीज यहीं बोए गए थे। ये पूरी कामयाबी असल में एक टीम एफर्ट थी। इसमें थे आचार्य कर्मवीर, जिन्होंने रामदेव को बड़े बड़े योग कैंप लगाना सिखाया। फिर थे गुरु शंकर देव, जिन्होंने अपना आश्रम और जमीन दी, एक तरह से शुरुआती ठिकाना दिया। और तीसरे आचार्य बालकृष्ण, जो हमेशा उनके साथ एक दोस्त और बिजनेस पार्टनर की तरह खड़े रहे। इन तीनों ने ही मिलकर 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की नींव डाली थी। लेकिन ये पार्टनरशिप ज्यादा दिन नहीं चली। साल 2005 में कहानी में पहली बड़ी दरार आई। आचार्य कर्मवीर ने अचानक आश्रम छोड़ दिया। क्यों? खैर, सोर्सेज के मुताबिक उन्हें लगने लगा था कि जिस मिशन की शुरुआत आध्यात्म और सेवा के लिए हुई थी, वो अब पूरी तरह से एक कॉमर्स, एक धंधा बन चुका है। और रामदेव के परिवार का बढ़ता दखल उन्हें संन्यास के उसूलों के खिलाफ लग रहा था। शायद ये पहला इशारा था कि एक आध्यात्मिक मिशन अब एक फैमिली बिजनेस में तब्दील हो रहा है। और इसके बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। जुलाई 2007, रामदेव के गुरु, वही शंकर देव, जिन्होंने आश्रम के लिए जमीन दी थी, वो एक सुबह टहलने के लिए निकले और फिर कभी लौटे ही नहीं। वो बस गायब हो गए, जैसे हवा में घुल गए हों। तो एक तरफ ये रहस्य था और दूसरी तरफ साम्राज्य तेजी से बढ़ रहा था। और जैसे जैसे ये एम्पायर बड़ा होता गया, वैसे वैसे इसकी बुनियाद पर सवाल भी उठने लगे। और अब सामने आने लगे गंभीर फाइनेंशियल आरोप। तो चलिए एक सवाल पूछते हैं। एक कंपनी है जिसकी दवाइयां पूरे देश में खूब बिक रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। तो साल 2004-05 में उसकी सालाना बिक्री कितनी रही होगी सरकारी कागजों में? क्या अंदाजा है? सिर्फ 67,000 रुपीज। जी हाँ, सही सुना। पूरे एक साल की कमाई दिव्य फार्मेसी ने ऑफिशियल पेपर्स में दिखाई, मात्र 67,000 रुपीज। लेकिन जब जांच हुई तो कहानी कुछ और ही निकली। स्पेशल इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की जांच में पता चला कि असल में कम से कम 5 करोड़ की टैक्स चोरी हुई है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। सोर्सेज बताते हैं कि इस रेड के बाद जो जांच अधिकारी थे, उन पर इतना दबाव बनाया गया कि उन्हें कथित तौर पर वक्त से पहले ही रिटायरमेंट लेना पड़ गया। इसी दौर में एक और बड़ा विवाद हुआ, वृंदा करात विवाद। हुआ ये कि 115 कर्मचारियों ने बेहतर सैलरी मांगी तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। मामला मजदूरों के हक का था। कम्युनिस्ट नेता वृंदा करात ने उनका साथ दिया। लेकिन रामदेव ने इस पूरे मामले को एक अलग ही रंग दे दिया। उन्होंने इसे भारतीय परंपरा पर हमला बता दिया। बस फिर क्या था, उन्हें कई पॉलिटिकल पार्टियों का सपोर्ट मिला और पब्लिक की लड़ाई भी वो जीत गए। ये मामला एक मिसाल बन गया कि कैसे वो किसी भी मुद्दे को अपने पक्ष में मोड़ सकते थे। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां बिजनेस और पॉलिटिक्स की लाइनें धुंधली होने लगती हैं, जहां रामदेव का साम्राज्य सीधे सीधे उनकी राजनीतिक सक्रियता से जुड़ जाता है। तो रामदेव ने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया, भारत स्वाभिमान आंदोलन।
इस आंदोलन ने उन्हें 2014 के जनरल इलेक्शन से ठीक पहले एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल फिगर बना दिया। वो सीधे सीधे उस वक्त की सरकार के खिलाफ और विपक्ष के साथ खड़े नजर आने लगे। और फिर 2014 में सरकार बदली। इसके बाद जो हुआ वो आंकड़ों में देखिए। 2013 में पतंजलि का रेवेन्यू था करीब 1191 करोड़ रुपए, ठीक है। लेकिन 2022 तक ये आंकड़ा बढ़कर हो गया 46,000 करोड़। ये जो रॉकेट जैसी ग्रोथ है ना, ये अपने आप में एक कहानी कहती है कि कैसे राजनीतिक हवा बदलने से बिजनेस की तकदीर भी बदल सकती है। और इस राजनीतिक प्रभाव का एक और कथित उदाहरण सामने आया जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट टेंडर मामले में। अब ये मामला क्या था, समझिए। सरकार ने एक ऐतिहासिक जगह के लिए टेंडर निकाला। 3 अलग-अलग कंपनियों ने बोली लगाई। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन जांच में पता चला कि इन तीनों कंपनियों के मालिक एक ही आदमी हैं, आचार्य बालकृष्ण। अब कायदे से तो ये टेंडर वहीं रद्द हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं की एक कंपनी को दे दिया गया और आरोप लगे कि इससे सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान हुआ। तो ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन अब हम वापस घूमकर उसी एक सवाल पर आते हैं जो आज भी अपनी जगह पर कायम है। गुरु शंकरदेव का रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाना। इस केस की टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। ये अपने आप में बहुत कुछ बताती है। गुरुजी गायब हुए 2007 में। सीबीआई ने जांच शुरू की 2012 में। ये वो दौर था जब रामदेव उस वक्त की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। फिर आया 2014, देश में नई सरकार बनी और इसके कुछ ही वक्त बाद सीबीआई ने इस केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी, मतलब जांच बंद। इस पर हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में एनालिस्ट्स का कहना था कि ऐसा लग रहा है कि जांच एजेंसियां कुछ सेलिब्रिटी गुरुओं के मामले में नरम पड़ रही हैं, क्योंकि उनके सरकार के साथ करीबी रिश्ते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये कहानी आखिर है क्या? क्या ये एक आध्यात्मिक गुरु की कामयाबी की कहानी है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली, या फिर ये सत्ता, राजनीति और रहस्यों का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करने की एक मास्टर क्लास है? शायद इसका जवाब कहानी के इन दोनों पहलुओं को एक साथ देखने में ही छिपा है।